welcome all of you once again. Pranam sir. Welcome. My voice is coming to all of you. Yes sir. Yes sir. मेरी वॉइस आ रही है आप सबको? Yes sir. ओके जी. So first of all, welcome students. And today we would like to make you meet new students, खास करके ताकि आप लोग उनसे ज्यादा familiar हो जाओ. Okay. सबसे पहले as usual our commerce student and physical education. Good morning everyone. Then we have new candidate Mr. Sunny और ये लाइब्रेरी की है, तो मैं चाहूंगा किरण से और रामकिशोर से स्पेशली आप इन्हें पार्टिसिपेट करवाइएगा ताकि ये भी सीखें. और कॉमर्स कैंडिडेट एज यूजुअल ओडिशा बॉय पीआरटी न्यू मेंबर इज कमिंग, लेट मी ऐड. नेक्स्ट मिस्टर आकाश भी यूपी से और हिंदी के सब्जेक्ट के हैं. आकाश हेलो बोल दो सबको. और नेक्स्ट Good morning. मैथमेटिशियन, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है और एज मोनिका विल आस्क नॉट मेनी क्वेश्चंस. ओके, so first of all I would like to give chance to our mathematician में चाहूंगा एक सिचुएशन आप क्वेश्चन पुट अप कीजिए. ओके, आप किसी भी मेंबर से पूछ सकते हैं. यस, जो भी आपको मेंबर दिख रहे हैं एक सिचुएशन वाइज. मेरा क्वेश्चन आप सभी से है. तो एक ये क्वेश्चन है मेरा कि अगर एग्जाम चल रहे हैं बोर्ड के, तो बोर्ड के एग्जाम में आपने किसी बच्चे को नकल करते हुए पकड़ लिया, तो आप उसके लिए क्या करोगे? Yes, anybody can reply. Hello, Nisha, are you getting our voice? Yes sir. हाँ बताइए क्या Sir. करेंगे आप? सर अगर बच्चे को नकल करते हुए पकड़ा गया है तो सबसे पहले उसको मना करेंगे कि ये नकल करना गलत बात है, आपको नकल नहीं करनी चाहिए. ये बोर्ड का एग्जाम है और इसके मतलब जो भी स्टूडेंट्स है आपको देख के फिर फॉलो करेंगे. और जो हमारा रूल है कि एग्जाम के टाइम नकल नहीं होना चाहिए, डिस्टर्ब हो रहा है, इस तरीके से आप नहीं कर सकते हैं. और फिर उसको मना करेंगे. जो उसके पास सामग्री पाई गई है उसको भी हम अपने पास ले लेंगे. और फिर सर उसे मना करेंगे, देखेंगे अगर अगली बार नहीं करता है तो फिर सर मेरी तरफ से उसे छोड़ देंगे मना करके. ओह माय गॉड, बोर्ड के अंदर आप छोड़ देंगे? कोई और कॉन्ट्रडिक्शन करना चाहते हैं इस बात पर? कॉन्ट्रडिक्ट करोगे आप? क्या छोड़ना चाहिए? आपके हिसाब से भी छोड़ना चाहिए? मैडम आप क्या कहते हैं? एक बार उसे मना करेंगे सर, आगे मत करो क्योंकि इसका फ्यूचर है सर. थोड़ा आगे देखेंगे कि आगे मत करो उसको. बिल्कुल मैम, हम उसे छोड़ तो सकते हैं, लेकिन मैम हम उसमें एक चीज और ऐड ऑन कर सकते हैं. जो हमारे पास हमने जो उससे नोटबुक दी हुई है, या तो हम उसमें कुछ ना कुछ डिडक्ट कर सकते हैं. हम उसमें मार्क्स डिडक्ट लिख सकते हैं कि जिससे कि बच्चा आगे से कभी जिंदगी में गलती ना करे. आज तो उसने बोर्ड के एग्जाम में कल वो कभी भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी कभी ये गलती नहीं करेगा. आप ज्यादा नहीं नुकसान करना चाहते, बच्चे का 5 मार्क्स डिडक्ट कर दो, जिससे कि हालांकि जो भी कोई इवेल्युएटर होगा वो कभी भी मार्क्स काटेगा नहीं, उसे पता होता है. लेकिन आप बच्चे के अंदर एक डर बैठा दोगे, क्योंकि बच्चे को इस बात का पता नहीं लगेगा कि हाँ मेरे मार्क्स कटे हैं नहीं कटे हैं, लेकिन वो कभी नहीं करेगा. आप भी अगर जो एक इवेल्युएटर रहे हो तो आप कभी बच्चे के मार्क्स नहीं काटते. तो मैं चाहूंगा कि उस पर लिख देना. चलिए भाई, यहाँ पर हमारे साथ न्यू कैंडिडेट्स भी हैं. और यू वांट टू ऐड समथिंग? यस सर. यस, जैसे कि हम उसे बोल सकते हैं कि इसका प्रोस और कॉन्स क्या है, और यहाँ पर बोर्ड में चेक करने के लिए भी आते हैं. Okay. जो एक्सपेल भी कर सकते हैं, इसलिए उनको ये बताएंगे तो उनके डर भी रहेगा और पढ़ के आने की भी मतलब. ओके, व्हाट डू यू वांट टू ऐड? अगर मैडम आपने उसे छोड़ दिया तो उसे बाकी बच्चों को लगेगा कि हम पकड़े गए, तो मैडम एक बार चांस देगी. और अगर आप उसकी कॉपी नोटबुक ही आप चेंज कर दो कि उसे न्यू नोटबुक दो लिखने के लिए, कि स्टार्टिंग से आप पेपर करो. बोर्ड में जो एक बार मैम मैम वो दे सकते हैं, वो नहीं कर सकते. वो विदाउट बोर्ड कर सकते हैं जो हमारे होम बेसिस एग्जाम होते हैं. लेकिन मैम हमें इसमें एक बात का और ध्यान रखना होगा. जैसे ही हमने वो जो सामग्री पकड़ी है, जैसे कि सर ने कहा था, उसके पास से जो भी कुछ सामग्री पकड़ी है उसे हमें अपने पास से जल्द हटाना है, क्योंकि वरना आप भी रेस्टिकेट हो सकते हो, आप पे फाइन भी पड़ सकता है. क्योंकि अगर जो बाहर से टीम आ गई, बाहर से टीम ने आपको चेक कर लिया, तो आप वो सारा का सारा दोस्त आपके ऊपर आ जाएगा, वो सारी उंगलियां आपके ऊपर उठ जाएंगी, क्योंकि आपके पास उस टाइम पे मटेरियल है नकल कराने का. तो हमें सबसे पहले उस मटेरियल को भी अपने पास से जल्दी हटाना है, रिमूव करना है. जो वहां पे चाहे तो कोई कर्मचारी है या जो हायर अथॉरिटी है, हमें उस तक पहुंचा देना है वो. चलिए, 2 of our new candidates from Agra and Mahoba. Welcome Jyoti and Bandana. और थैंक यू सर. their subjects Hindi.
मैं चाहूंगा कॉमर्स रिलेटेड आप क्वेश्चन जो थोड़ा योगिता और निधि को प्लीज इजी कीजिए, ये बहुत रिलैक्स हो रहे हैं। सर एक उनको दें। ओके ओके मैडम, श्योर, यस, कॉमर्स। हेलो हेलो निधि मैम, हेलो। मेरा क्वेश्चन आपसे है, जैसे कि हम शेयर फॉर्फिटर करते हैं शेयर कैपिटल में, अगर शेयर होल्डर ने प्रीमियम नहीं दे रखा और प्रीमियम अलॉटमेंट पर देना था और उसने प्रीमियम नहीं दिया, तो उसकी एंट्री में मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा या नहीं होगा? इसकी दूसरी एंट्री क्या है और इसकी एंट्री क्या है? मतलब एक बार तो प्रीमियम दे रखा है, एक बार प्रीमियम नहीं दे रखा, प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ पे था। सर इसका आंसर तो मैं नहीं दे पाऊंगी, मेरे को आप याद बताइए, नहीं है, शाबाश, आप कौन? बता दो। अगर उसने प्रीमियम पे नहीं किया तो अलॉटमेंट के साथ देना था, अलॉटमेंट को हम क्रेडिट करेंगे और सिक्योरिटी प्रीमियम को हम डेबिट करेंगे। और इसी प्रकार दूसरी सिचुएशन में जब प्रीमियम दिया है उसने, तो यहाँ पर हम प्रीमियम की एंट्री नहीं करेंगे और उसको फॉरफीचर में दिखा देंगे। इज इट ओके? सर हमारा जो जर्नल रिजर्व और रिजर्व फंड होता है उसमें मेन डिफरेंस क्या होता है? जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड। रिजर्व जनरल रिजर्व फंड। तो मैम ये होता है जैसे हमने कोई भी हमारे प्रॉफिट से निकाल लिया मतलब पैसा, और वो अपने पास ही रखा है। चलिए मैम, नहीं आप बोलो, कोई बात नहीं, वो बोलिए। अपने पास ही रखा है, मतलब कि उसको बाहर इन्वेस्ट नहीं किया, तो उसको जनरल रिजर्व बोलेंगे। अगर उस फंड को हम उस रिजर्व को हम बाहर इन्वेस्ट कर दें तो वो जनरल फंड बन जाता है, रिजर्व फंड बन जाता है। यस वन। निशा मैम, आप हिंदी से बिलोंग करते हैं ना? यस सर। आपसे एक क्वेश्चन है, जैसे कि हम छोटी इकाई, हिंदी की छोटी इकाई किसे कहते हैं? हिंदी की छोटी इकाई जो हर्ष व स्वर होते हैं उन्हें हम छोटी इकाई कहते हैं, जैसे कि अ, छोटी ई, छोटा ऊ। और एक ये सवाल है, जल्दी पूछिए। तो हिंदी की सार्थक छोटी इकाई किसे कहेंगे हम? हिंदी की सार्थक छोटी इकाई, सार्थक छोटी। ये वर्ण है सर, वर्ण। वर्ण तो सार्थक नहीं होते ना। शब्द अगर सार्थक लगाएंगे तब तो शब्द हो जाएगा, अगर सार्थक नहीं लगाते हैं तब वर्ण हो। हाँ ये सही है। वेरी गुड। ज्योति एंड वंदना, यू वांट टू स्पीक समथिंग, कुछ कहना चाहोगे आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर? सर मेरा एक Yes. क्वेश्चन है। यस किरण, आप भी पार्टिसिपेट करो। उज्जवल, चंदा। सर से एक क्वेश्चन है। यस यस। सर जर्नल रिजर्व और रिजर्व फंड में आपने डिफरेंस बताया है, तो फिर प्रोविजन में और रिजर्व फंड में क्या डिफरेंस हो गया? इसमें प्रोविजन और रिजर्व फंड में क्या डिफरेंस हो गया फिर? प्रोविजन तो मैम कोई भी हमारी लाइबिलिटी है, मतलब कि जिसका हमें पता है कि वो लाइबिलिटी होगी, लेकिन उसके अमाउंट का नहीं पता कितनी होगी, उसके अमाउंट का नहीं पता। मतलब ये तो पता है कि लाइबिलिटी होगी। किसके लिए करते हैं मैडम, बताओ। फ्यूचर के लिए करते हैं प्रोविजंस, तो इन फ्यूचर बिजनेस में वो आ जाए तो हम प्रोविजन से पैसा ले सकते हैं। लाइब्रेरी के स्टूडेंट से मेरा एक प्रोविजन बनाना कंपलसरी है। हाँ जी, पूछिए पूछिए किरण। सर आप लाइब्रेरी केबीएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? आज इनका फर्स्ट डे है, सनी इनका नाम है, हैप्पी इनका फेस है, थोड़ा सा रिलैक्स रहने दो। सर इसीलिए तो पूछा आप है। बताइए भाई, अपनी मर्जी से बताइए कुछ भी। शाबाश, फर्स्ट डे आपका। क्या मैम? आप केबीएस क्यों ज्वाइन करना इनका चाहते फर्स्ट हैं? डे तभी पूछ रहे हैं। केबीएस मैम एक बहुत बड़ी संस्था अपने देश की। ये बोल रहे हैं, और बताओ आप बताना चाहेंगे, बोलिए। केवीएस ऑटोनोमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो केवीएस के जो हमारे चेयरमैन है श्री धर्मेंद्र प्रधान, वो जो नंबर ऑफ केवीएस 12,052 और 3 अब्रोड है, मॉस्को, ताइरान और काठमांडू। और हमारे जो रीजनल ऑफिस है 25। जो एजुकेशन जो है इन्फॉर्मेशन हो गई ना, CBSE वो ये पूछ रही है कि केबीएस को ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ये पूछ रहे जैसे केबीएस क्यों ज्वाइन करा, क्या चीज? हाँ यस। कोई और जोड़ना चाहते हैं तो बताइए। I want to केबीएस as केंद्रीय विद्यालय संगठन इज ए प्रेस्टिजियस और प्रेस्टिजियस संस्था है
और ये क्या करता है कि नॉट ओनली लुक आफ्टर द स्टूडेंट बट ऑल्सो इट लुक आफ्टर द टीचर्स ऑल्सो, इम्प्रूवमेंट्स ऑफ टीचर्स ऑल्सो। तो मैं ऐसे संस्था को जरूर ज्वाइन करना चाहूंगा जिसमें मेरे भी कुछ इम्प्रूवमेंट हो Very इन सर्विस ट्रेनिंग के जरिए। right. सर ये एनबीएस भी तो ये काम करता है। हेलो निधि मैम। यस सर। हेलो मैम, वो Yes, sir, जो yes, पहले sir. क्वेश्चन पुट किया पहले था आप आपने, उसका वो जवाब दे दो। वो बोल रहे हैं एनबीएस भी तो ये काम करता है। एनीबडी? जैसे केबीएस ऑल राउंड थ्रू आउट द इंडिया है, लेकिन एनबीएस क्या करता है कि कुछ रीजनल है, तो मैं और इंडिया को एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा ना। सर मैं इसमें थोड़ा NBS जोड़ना में चाहूंगी। abroad में नहीं है ना, केवीएस हमें की abroad हर में एक जाने का मौका मिलेगा अगर हम हेलो KVS को join कर ले- अगर हम केवीएस को ज्वाइन कर लेते हैं तो हमें अब्रॉड में जाने का भी मौका मिलेगा। मिल सकता है। वी हैव मोर केवीएस चांसेस। की केवीएस संगठन की प्रत्येक कक्षा को स्टूडेंट मिनी इंडिया माना जाता है और उसमें विविधता अधिक से अधिक देखने को मिलती है। केवीएस की छोटी से छोटी कक्षा में विविधता विविधता जो है अधिक से अधिक देखने को मिलती है। और दूसरी बात यह है कि केवीएस में जो भी नए रूल सीबीएसई से या एनसीईआरटी से या शिक्षा मंत्रालय से कहीं से भी कोई भी नया नियम बनाया जाता है तो वो सबसे पहले केवीएस पे अप्लाई किया जाता है। तो मैं इसमें वेरी जोड़ना गुड, चाहूंगी, तो मैं वेरी गुड। केवीएस को ज्यादा अच्छे से यानी कि जुड़ना चाहूंगी। हर चीज उसमें लागू की जाती है, सबसे पहले उसी पर सबसे अप्लाई किया जाता है कि पहले कैसे क्या। वंदना मैम, मेरा आपसे एक क्वेश्चन जी है हिंदी का है कि जैसे हमारे पास छोटे बच्चे हैं, उनके लिए जो रूल होता है लैंग्वेज का जी रूल क्या होता है मैम उनके लिए? सीखने का लैंग्वेज नियम। की सीखने का नियम सर मुझे अभी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा आपका अच्छे से। छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को हमको हिंदी सिखानी है, तो उनके लिए नियम क्या होता है? हाँ You want to say? He is for PRT, he can answer. शाबाश दीजिए, आप दीजिए। जैसे कि हम LSRW पढ़ते हैं, हाँ हाँ उसमें हाँ वो अब हाँ सबसे पहले तो सुनना बोलना और फिर उसके पढ़ना लिखना। चाहिए सबसे आपको? पहले तो हाँ, ये बच्चों को देखेंगे कि उन्हें सर, एक समझ में आ रही कोई चीज की नहीं, फिर उसके बाद बोलना सिखाएंगे, फिर उसके बाद उन्हें पढ़ना, फिर उसके बाद लिखना। रामकिशोर सर, ये भी लाइब्रेरी से कोई बुक चोरी हो गई है तो आप क्या करोगे? यस, इनसे पूछ लो। चोरी होगी तो सबसे पहले इसके लिए तो अटेंशन रखा जाएगा इसके एग्जिट और एंट्री पॉइंट पे। और अगर बच्चे बार बार चोरी कर रहे हैं तो बच्चे को समझाया जाएगा कि चोरी करना के चला, खिलाफ। पता नहीं ठीक चला है, किसी तो को? यही सारी रहेगी। और बाकी अगर यस उसका पता ही नहीं चला किसी को जब चोरी हो गई है वो। वही मैं बोल रहा हूँ कि एग्जिट और एंट्री पॉइंट पे अटेंशन रखा जाएगा। ठीक है, अगर उसके अंदर भी नहीं पकड़ा गया तो उसके लिए जो है सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करवाएंगे। उससे तो तीसरी नाक हुई ना, वो उससे नजर रखा जाएगा। तो इसी तरह की चीजें टेक्नोलॉजी को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं इसमें। तो यही सब करके ओवरऑल देखा जाएगा इसमें। हाँ जी आदित्य सर सर आप आप जोड़िए ये इसमें। आदित्य सर आप जोड़िए। हाँ सर, हम तो पहले बच्चा से जानना चाहेंगे, अगर हमको पता चल गया सीसीटीवी कैमरा से सर कि बुक चोरी हो गया है तो हम। वो ऐड पता। हाँ बोलिए आदित्य। हाँ सर, तो हम प्रयास करेंगे जानने के लिए कि वो बुक क्यों चोरी किया गया है, या तो उसका ये नौटीपन है या सर उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फिर उसके तरह से हम सर उसके साथ करेंगे सर। वेरी यस मैम। निधि मैम, रिटेन अर्निंग क्या होती है? जब एक बिजनेस में प्रॉफिट का कुछ पार्ट डिस्ट्रीब्यूट न करके फर्दर एक्सपेंशन के लिए रख लिया जाता है, उसे रिटेन अर्निंग कहते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है यस मैम। कि रिवैल्यूएशन अकाउंट और मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है? योगिता आप भी ट्राई कर सकते हैं। सर मेरे रिवैल्यूएशन अकाउंट। योगिता आप भी ट्राई कर सकते हैं चाहे तो। इवैल्यूएशन अकाउंट में तो हम मेनली जो हम इंक्रीज एंड डिक्रीज इन असेट्स की वैल्यू में जो भी होता है एंड लायबिलिटीज की वैल्यू में, वो तो हम उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखते हैं। बट सर मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट आई कांट एक्सप्लेन। हाँ जी Next निधि question, मैम सर आप मेरा साइड टॉप से। मेरा क्वेश्चन सभी टीचर से है
कि अगर जो जिस टाइम पे हमारी असेंबली चल रही है और असेंबली में हमारा नेशनल एंथम प्ले हो चुका है और उसके बाद में किसी बच्चे को चक्कर आ जाते हैं, तो आप टीचर्स क्या करोगे उस टाइम पर? कौन सी उस सिचुएशन को किस टाइप से हैंडल करोगे? क्योंकि नेशनल एंथम उधर प्ले हो चुका है और उधर बच्चे को चक्कर आ चुका है, बच्चा गिरने वाला है। एज अ टीचर आप कैसे रिएक्ट करोगे वहां पे? विकास ट्राई करो। सर मुझे ऐसा लगता है कि नेशनल एंथम ठीक है, अच्छी बात है कि उस समय हमें स्टैंडिंग ओवेशन उनको देना चाहिए, लेकिन अगर हम अपने रूल्स को देखते हैं, अगर गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं जो उसमें है, तो बहुत सारी हमें उसमें छूटें भी दी गई हैं। स्पेशली जैसे कि अगर आप बात करें PWD के लिए, पर्सनली जो व्हीकल सेक्शन वो वाले लोग हैं जो लोग फिजिकली डिसेबल्ड हैं, उनके लिए छूट दी गई है कि भाई उनको आप नहीं कर सकते। उसी तरह से कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे मानवता के लिए अगर कहीं बात हो रही है, जहाँ पे आपको पता है कि भाई अगर मैं इसकी हेल्प नहीं करूंगा तो इसको चोट लग सकती है, तो आप वहां पर बिल्कुल आप उसको छोड़ सकते हैं। आप बच्चे को केयर पहले करिए, क्योंकि बहुत बहुत सारे लोग हैं ना वहाँ पे जो इस चीज के लिए होंगे। तो हमें ऐसा लगता है कि बच्चे को तुरंत उसे ट्रीटमेंट होना चाहिए अगर बच्चा वहाँ पे गिर गया है। बिल्कुल वेरी और यस बाकी किरण, यू वांट टू आप आस्क बताइए समथिंग? क्या कर सकते हैं। एनीबॉडी एल्स वांट टू ऐड समथिंग? कोई ऐड करेगा इनके क्वेश्चन में? उज्जवल वगैरह? नहीं सर, बेस्ट सर ने आंसर दिया है सर। चलिए किरण, आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? आपका हैंड रेज है। चलिए यस। हेलो निधि मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे है। यस सर। जैसे किरण हम मैम एमओए unmute बनाते हैं, करके आप मेमोरेंडम ऑफ क्वेश्चन पूछिए। एसोसिएशन, उसमें पब्लिक कंपनी के केस में कितने मेंबर साइन करते हैं और प्राइवेट कंपनी के केस में कितने मेंबर साइन करते हैं? प्राइवेट कंपनी के मिनिमम मेंबर सर 200 हो सकते हैं और मिनिमम 2 हो सकते हैं और मैक्सिमम 200। मैम क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि जो एमओए पर साइन करने वाले कैंडिडेट होते हैं मिनिमम सिग्नेचर, ओके ओके सर। पब्लिक कंपनी के केस में आई थिंक 7 मेंबर या 10 मेंबर होगा, मेरे को पूरा कंफर्म नहीं है। और प्राइवेट कंपनी का शायद 2 मेंबर है। हाँ मैम, पब्लिक कंपनी के केस में 7 मेंबर है और प्राइवेट कंपनी के केस में 2 मेंबर है जिन्होंने एमओए पर साइन करने होते हैं। सर आप मेरे को ये बताइए, प्राइवेट पार्टनरशिप होती है हमारी जो, प्राइवेट में सॉरी प्राइवेट कंपनी होती है जो, उसमें मिनिमम मैक्सिमम मेंबर की कितनी लिमिट रखी गई है अभी? प्राइवेट मेंबर्स, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स मैक्सिमम 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 200 यस। रामकिशोर सर से मेरा क्वेश्चन है सर, आरडीए के बारे में बताएंगे? विकास थोड़ा आप जोर से बोला करो, वॉइस कम आ रही है जी। आरडीए के बारे में रामकिशोर सर से मेरा क्वेश्चन है कि आरडीए के बारे में थोड़ा सा डिफाइन करेंगे आरडीए को। रामकिशोर ऐड करना चाहोगे आप आरडीए के बारे में इनको? यस सर, ऑफ कोर्स सर। आरडीए का फुल फॉर्म है रिसोर्स डिस्कशन एंड एक्सेस, ठीक है। ये 2010 में आया है और इन्होंने ACR2 जो कैटालॉगिंग मेथड था उनको रिप्लेस किया, और रिप्लेस करके क्या किया है कि मार्क के टैग को इसमें इंक्लूड किया गया। और मार्क आधारित टैगिंग करने के लिए जैसे कि अभी सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है तो ई ग्रंथाला वगैरह को आओ, तो उसमें बेसिकली यही आरडीए को सपोर्ट करता है। तो ये रिप्लेसमेंट है इसका ACR2 का। सर तो ये संसाधन ACR2 का संसाधन तक रिप्लेसमेंट पहुंचने में मदद करता है। 1988 को क्या? हुआ था क्या? रिप्लेसमेंट कब किया गया? 1988 को ACR2 का सेकेंड रिवाइज आया, ठीक है। उसी को इन्होंने रिप्लेस करके 2010 में लाया गया आरडीए, और फिर आरडीए का भी रिप्लेसमेंट हो गया तो बी फ्रेम आया। यही सारा साइकिल चल रहा है। मेरे क्वेश्चन आप सभी से, जैसे कोई ब्लाइंड बच्चा है तो उसको आप कैसे पढ़ाओगे? पार्शियली ब्लाइंड, पार्शियली ब्लाइंड। हाँ उसके लिए सर उसके लिए तो ब्रेल विधि है ना, उसके लिए आता है जो हाँ, उसके लिए स्पेशल उसके थ्रू पढ़ाया जाता है। सिस्टम होगा। देखिए ब्रेल सर, लिपि बच्चों को पढ़ाने हाँ, के लिए हाँ, ब्रेल लिपि के थ्रू। बच्चा और उसमें पॉइंट कितने ब्रेल होते हैं लिपि ब्रेल लिपि में? जी पॉइंट ब्रेल लिपि में सर आई थिंक पॉइंट कितने? ड्रिल 6 होते हैं, 6। यस अगर डिसेबिलिटी सर मेरा क्वेश्चन सभी से सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है सर मेरा। जिस टाइप से सर हम पढ़ा रहे हैं सर क्लास में और बच्चे को सर समझ नहीं आ पा रहा, आप अपनी तरफ से अच्छी प्रयास कर रहे हैं, आप पढ़ाने का बहुत अच्छे से पढ़ा भी रहे हैं, आपने हर एक टाइप से अपना वे
टॉकिंग जो वे है, आपने पढ़ाने का जो वे है, आपने हर कुछ चेंज करके देख लिया, लेकिन बच्चे के समझ में ही नहीं आ रहा। बच्चा पता नहीं रिजल्ट में डाउन हो जाता है। जैसे आप टेस्ट लेते हो, बच्चा कुछ भी नहीं लिखता, और आप हर प्रयास कर रहे हो बच्चे के साथ में, मतलब कि बहुत मेहनत कर रहे हो आप, बच्चे को अलग से टाइम भी दे रहे हो, आपके जो फ्री पीरियड है आप उसमें भी टाइम दे रहे हो बच्चे को। सोनी आप ट्राई कीजिए, यू हैव कम नाउ। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि बच्चे में कमी कहाँ है, बच्चे में कमी क्या है, बच्चे को समझना जरूरी है। अपना तो ठीक है, हाँ ठीक है मैंने इस विधि से पढ़ाया, ये अपनाया, ये अपनाया, बच्चे में कमी कहाँ है, बच्चा किस चीज में कमजोर है मैम वो हम बच्चे देखना के जरूरी है। अकॉर्डिंग ही चेंज कर रहे हैं ना मैम अपने आप को। हम बच्चे को, हमें पता है कि बच्चे अभी हम एक हार्ड लेवल पे चल रहे हैं, हमें पता है आप 11वीं क्लास का पढ़ा रहे हो, तो 11वीं क्लास में आप बच्चों को थोड़ी नीचे की चीजें बता सकते हो। जैसे कि मेरा सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन है, मैं साथ साथ में उसे बच्चे को, साइंस भी होता है साथ साथ में, उसे बच्चों को जिस टाइम पे अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो हम 7वीं क्लास में पढ़ लेते हैं, न्यूटन के लॉ है हम 7th या 8th क्लास में पढ़ लेते हैं, और यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन में मुझे 12th क्लास में बच्चे को पढ़ाने पड़ रहे हैं। लेकिन हम उसी टाइप से हम उसका लेवल भी डाउन करते जा रहे हैं, लेकिन बच्चा फिर भी नहीं समझ रहा। मैं फिर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करोगे, कैसे करेंगे हम? उसका तो फिर आस पास देखना पड़ेगा, वो क्या करता है, किन के साथ में रहता है, किन के साथ में, या फिर वो स्कूल के बाहर भी कैसे क्या किसके साथ में रहता है, ये सब चीजें जानना जरूरी है, उसका माइंड किस साइड डाइवर्ट है। एनीबडी एल्स? सोनी ऐड करोगे? सर देखना पड़ेगा कि फिर बच्चा क्या चीज समझ रहा है, किस चीज में वो अच्छा है। ऐसा तो नहीं कि वो अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है, रिटन टेस्ट में अच्छा नहीं हो रहा है उसका। तो सर असेसमेंट के बहुत सारे तरीके अपनाए जा रहे हैं, ऐसा एनईपी कहती है। अभी स्कूलों में क्या लागू है नहीं पता। कभी कभी बच्चे क्या होते हैं ना कि उनमें जैसे कि पेन पेपर टेस्ट, रिटन टेस्ट नहीं अच्छे से कर पा रहे हैं, पर अभिव्यक्त अच्छे से कर पा रहे तो हैं। फिर मैम हम उसमें कभी क्या करेंगे? प्रोजेक्ट जैसे कि में मतलब कि बच्चा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है अच्छे से, बच्चा लिख नहीं पा रहा है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, बच्चे को समझ में तो सब कुछ आता है, वो जैसे हमने हाँ, आपको, तो ये आपने तो उसे सर बच्चे को बोल के डिसेबिलिटी, समझाया, वो उसे समझ में आ रहा। ये सर डिसेबिलिटी है ना, जब पहले तो बच्चा धीरे लिख धीरे नहीं पा रहा को है चालू करेंगे तो कि फिर बच्चा हम लोग उसके एक्सप्लेन साथ। नहीं कर रहा है, मतलब कि वो बोलने में कमजोर है। नहीं सर, हाँ बोल तो पा रहा है बच्चा, बोल नहीं तो नहीं, एज इट इज, वो अगर सर वो वो रिटर्न में भी जैसे कर कि रहा ना, जो हमने उसे बच्चे को समझाया, एग्जाम्पल से समझाया हमें, बच्चे ने वही एग्जाम्पल एज इट इज लिख दिया, लेकिन जो सही डेफिनेशन है वो नहीं लिख पा रहा। तो हम उसे बच्चों को कैसे करेंगे कि हम उसे थोड़ा सा अपर लेवल में उसे कन्वर्ट कर सके, क्योंकि वो फिलहाल बेस लेवल निशा पे मैम, चल रहा है, बच्चा पासिंग वाला बच्चा आप है। ऐड करिए इसमें। निशा मैम ऐड करिए आप। सर बच्चा अगर अपनी तरफ से हम उससे पूरा प्रयास करें फिर भी वो अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है, वो उससे मतलब हम चेक कि मतलब बच्चा फिजिकली और मेंटली फिट है या नहीं। अगर फिजिकली और मेंटली फिट है तो एक्स्ट्रा टाइम भी चाहिए उसको। अगर फिजिकली मेंटली फिट है फिर हम उससे छोटा छोटा कोई टेस्ट लेंगे और उससे मोटिवेट कर सकते हैं कि आप बहुत अच्छे बच्चे को इंकरेज होगा, बच्चा की अच्छा कर रहा हूँ और उसे मोटिवेट बच्चे को मैं मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है सभी से। एक क्वेश्चन है, जैसे आपने देखा हो गांव में, जो गांव होते, गांव में हमारे पास जो भैंस होती है, भैंस के ऊपर एक बुगला, जिसको बोलते हैं बुगला सीधी सी भाषा में गाँव में, तो वो उसके ऊपर, भैंस के ऊपर बैठता है, तो उसके लिए ऑप्शन है आपके पास। जब वो भैंस के ऊपर बैठता है बुगला, तो क्या वो डांस करने के लिए बैठता है, या वो अपनी, सहजीवी संबंध है सर उसमें, या वो घूमने के लिए बैठता है? तो क्या ऑप्शन होगा सही? दोनों में से जीविका का संबंध दोनों जो रिपीट है करिएगा सर। खा जाता है तो उससे उसकी भूख जो है वो मिट जाती है और उसको से उसको कीड़े से मुक्ति भी मिलती है। सर ऐसे सहजीवी कहते हैं इंग्लिश में, इसका कोई टर्म है, साइंस का कोई है तो वो बताए उसको क्या कहते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है। एक मिनट मैडम ने क्वेश्चन पूछा ना, क्या पूछा मैडम, दोबारा बोलिए। इसका कोई साइंटिफिक रीजन है क्या, साइंस से रिलेटेड कोई रीजन है क्या, वो पूछ रही है। साइंस से रिलेटेड हाँ। रीजन है क्या? सहजीवी संबंध कहते हैं उसे, मतलब एक दूसरे पे आश्रित है वो, जो अभी निशा मैम बताई हैं वो सही बताई हैं। उसका एक टर्म है इंग्लिश में, मतलब साइंस के उसमें, उसका कोई किसी को याद है तो बता दें। क्वेश्चन आया है, याद तो था लेकिन टर्म का याद नहीं हो रहा है मैम। मेरा एक सभी से क्वेश्चन है, जैसे कि आप कोई टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं क्लास में, लेकिन एक बच्चा है वो आपको उस टॉपिक पर पहुंचने ही नहीं दे रहा, कभी उससे आगे के टॉपिक पे जा रहा है, कभी पीछे क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब बार बार वो या तो उससे आगे के पूछ रहा है या उससे पीछे के पूछ रहा है, तो उसको टॉपिक पर कैसे लेके आएंगे और उसको कैसे चुप कराएंगे? मतलब एनीबडी कैन आंसर? यस ट्राई। सर ऐसा हो सकता है कि बच्चा जो है उसमें एनर्जी की फ्लो मतलब ज्यादा है
तो बच्चा इस तरीके कोचिंग ज्यादा करते हैं नहीं तो मैम, बच्चे को बच्चे मैम कई सेटिस्फाई बार एनर्जी का फ्लो नहीं होता मैम, बच्चे कई बार मैम बच्चे डिस्टर्ब करना चाहते हैं टीचर को, क्योंकि आज हमें पढ़ना नहीं है। डिस्टर्ब वाले वे में मतलब कि या तो उससे आगे आप कुछ आंसर उसके मतलब वो क्रिएटिव है, मतलब उसके बार बार और आइडिया आ रहे हैं, आप बताना कुछ चाहते हो, पूछना कुछ चाहता है, मतलब गैप है दोनों के बीच में, या तो उससे पीछे नहीं तो सर एज ए उससे टीचर आगे आप क्वेश्चन कर रहा है जो आया नहीं अभी तक। टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे ना। देखिए एज ए सॉल्यूशन टीचर क्या कह रहे थे? समझ में नहीं आया। इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको। बच्चा तब तक शरारत करेगा जब तक आप उसकी बात शरारत एक नहीं बार कर रहा है सुनेंगे। सर, शरारत नहीं कर रहा है, क्रिएटिव है वो, उसका माइंड क्रिएटिव है, मतलब कि हाँ वो वही कह रहा हूँ। या तो उससे आगे के क्वेश्चन पूछ बच्चा रहा है तब जो तक जो टॉपिक आप आपको पढ़ाना बार बार डिस्टर्ब करेगा जब तक आप उसकी बात एक बार पूरी नहीं सुनेंगे। एक बार आप उसे अटेंशन करके उसकी बात को सुनने के बाद एक बार सेटिस्फाई करना पड़ेगा और एक बार उसे समझाना पड़ेगा बच्चे को। अगर अगर आप एक बार सेटिस्फाई सेटिस्फाइड हो करने गए, एक्सक्यूज अगर आप सेटिस्फाई करने उसको बैठ गए तो वो तो क्रिएटिव है, वो आगे और क्वेश्चन पुट करेगा, मतलब 35 मिनट का पीरियड है, एक ही बच्चे पे चला जाएगा। सर उसको तो बताइए कि वो कराना है उस टाइम बात तो सभी सारे बच्चों को पढ़ना है, सारे बच्चों को पढ़ाने के बाद आफ्टर जब पीरियड ओवर हो जा रहा है फिर वो अपने प्रश्न करे। लिमिटेड प्रश्न ही, हर बच्चे पे ध्यान देना, सिर्फ एक बच्चे पे नहीं। और ऐसा भी हो सकता है मैम, अगर पहले वाला पूछ रहा है तो उसे समझ में नहीं आया होगा इसलिए पूछ रहा है, तो हमें तो रिपीट करना ही पड़ेगा उस टाइम, क्योंकि उसी समय ही रिपीट बताना करना होता है। पड़ेगा लेकिन तो इसके लिए डॉट क्लास रहता है ना। जी उस टाइम पे ना, जैसे आपने बताया मैम, बिल्कुल सही बताया, जैसे सर ने बताया हमारे कि हाँ उसे उसी टाइम पे रिपीट कर देंगे हम, क्योंकि जो उसने पीछे वाला क्वेश्चन पूछा। लेकिन जैसे कि सर का क्वेश्चन है कि उसमें हमारा पूरा का पूरा टाइमिंग कंज्यूम हो जाएगा कि पूरे लेक्चर का, लेकिन हम उसमें पूरा लेक्चर का टाइम कंज्यूम ना करके उसे एक शॉर्ट फॉर्म में बता देंगे बच्चे को, जिससे कि उसके माइंड में थोड़ा सा जो साइकोलॉजी हम पढ़ते हैं उसको शांत कर देंगे। उसके बाद उसे बोल देंगे कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको इसको डिटेल में भी समझा दूंगा, आप लेक्चर के बाद मिल लेना। सही है। यस, क्वेश्चन इज देयर। मेरा सभी से एक क्वेश्चन है, हिंदी का क्वेश्चन है ये, कि जैसे आपके पास स्टूडेंट्स है, कितने भी स्टूडेंट्स है ओवर ऑफ क्लास में, तो आप उनका स्टूडेंट का जो लेखा जोखा जिसमें रखते हो उसको क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो सर, हाउ डू यू हैंडल द ओवर स्मार्ट स्टूडेंट? ओवर स्मार्ट स्टूडेंट एनीबॉडी कैन, मतलब मीन क्या है और स्मार्ट का यहाँ पे कि या तो वो बच्चा क्रिएटिविटी है जैसे कि सर ने बताया, लेकिन वो बच्चा क्रिएटिविटी है वो और स्मार्ट बन के दिखा। तो दो चांस कौन ओवर स्मार्ट जानता है लेकिन बहुत मतलब जानने की दिखावट। एनीबॉडी कैन आंसर फास्ट, कम ऑन। यस, ओवर स्मार्ट से मतलब क्या है सर? ओवर स्मार्ट का थोड़ा और डिफाइन कर दो। जैसे कि ओवर स्मार्ट मतलब हम तो जानते हैं लेकिन बहुत ज्यादा जानते हैं, ऐसे शो कर रहा है। यस, कम ऑन एनीबॉडी। में कुशाग्र बुद्धि बालक कहते हैं, बीएड में इसे कुशाग्र बुद्धि बालक कहते हैं, जो कि 1 क्लास का जो पढ़ता है और 3 क्लास का सवाल को सॉल्व कर देता है, ऐसा बच्चा होता है सर। और उस बच्चे को आप हैंडल कर सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग सर। उसको थोड़ा सा उससे हट के क्वेश्चन दीजिए सर, ताकि वो उसमें उलझा रहे, तो ही वो शांत रहेगा सर, नहीं तो वो शांत नहीं रहेगा सर। एंगेज, राइट। बिल्कुल सर, हम उसे एंगेज कर सकते हैं, उसे उस टाइप के सर उनसे हम क्वेश्चन तो समझा सकते हैं जिस टाइप का सर उसने क्वेश्चन हमें पुटअप किया किसी भी रिलेटेड। आदित्य जी से मेरा हमें क्वेश्चन क्या है, करना है सर, एकदम हमें उसको क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो बच्चे एकदम समझ जाएगा। उसकी साइकोलॉजी पे जाना है, हमें उसकी साइकोलॉजी पे अटैक करना है। हमें क्या करना है, उसे बच्चे को क्वेश्चन उसके बारे में थोड़ा डिफाइन करना है, और डिफाइन थोड़ा है करके उसे टाइम ना देने से पहले हमें उससे क्वेश्चन पुट कर देना है कि जिससे वो ना बता पाए, उस टाइप का क्वेश्चन पुट करना। और जिस टाइम पे वो भी क्वेश्चन नहीं बता पाएगा फिर हमें उसे डिफाइन करना है। वो ऑटोमेटिकली उसका साइकोलॉजी ये कहती है कि वो आराम से शांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आदित्य सर मेरा क्वेश्चन है सर, एज ए लाइब्रेरियन आप एक छात्र को उसके शोध कार्य में कैसे मदद करेंगे? एज ए लाइब्रेरियन आप उसको उसके शोध कार्य में कैसे हेल्प करेंगे? यस मिस्टर आदित्य, आंसर फास्ट, अनम्यूट कीजिए। सॉरी सर। मिस्टर विकास, यस ही वांट टू आंसर, शाबाश। मैं सर देने की कोशिश उसके करूंगा। शोध कार्य में ये जैसे तो कि हम शोध सर कार्य उसके शोध कार्य में हम उसकी जो यूनिवर्सिटी रिसर्च है हम उसमें हेल्प किस टाइप से कर सकते हैं, क्योंकि सर देखो हमने जो है बच्चे से ज्यादा बुकें पढ़ी हुई है, हमें बच्चे से थोड़ी सी नॉलेज ज्यादा है,
ठीक है, लेकिन उस टाइम पे हम बच्चे को उन बुकों के बारे में बता सकते हैं, उन बुक्स का एड उनको बता सकते हैं कि आप इन बुक्स का बेटा यूज कर लो, इस रिसर्च में आपका ये बेनिफिट मिलेगा। एज अ लाइब्रेरियन आप ये सब कर सकते हैं। विकास कुछ बोल रहे थे आप, शाबाश। बिल्कुल। शोध कार्य मतलब ये यूनिवर्सिटी लेवल का बच्चा हो गया, क्योंकि शोध कार्य वहीं पे किया जाता है, यूनिवर्सिटीज में किया जाता है। तो आपने राइट बोला कि बिल्कुल सर, बुक क्योंकि के बारे जो में जाके यूनिवर्सिटी में अगर नॉलेज। रिसर्च का मैटर आएगा ना, तो गूगल पे कुछ नहीं मिलता सर, गूगल तो गलत है। गूगल को हम सर सही नहीं मान बिल्कुल। सकते, गूगल पे सर कोई भी टॉपिक उठाएंगे हम सर, गूगल पे टॉपिक नहीं मिलेगा आज सर के हर डेट एग्जाम में का। सर देखा जाए, आज के डेट में यदि देखा जाए तो लाइब्रेरी से बेटर इंफॉर्मेशन कहीं नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, हम उसे बुक अगर सजेस्ट कर सकते हैं कि हाँ ये बुक आप बेटा पढ़ो, ये बुक पढ़ो, इस राइटर की पढ़ो, जो कि बुक ऑथेंटिक बुक होगी, जिससे कि बच्चा की हाँ, कई बार हम क्वेश्चन भी जैसे आते हैं थोड़ा हमारे सा KPS में भी थे, थोड़ा कुछ सा मैं क्वेश्चन रुकना गलत थे, चाहूंगा, लेकिन वो थोड़ा ऑथेंटिक सा बुक थी सर। थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा। मैं इस सर पर ओपन अपने लाइब्रेरी में ऐसी विशिष्ट बुक तो अवेलेबल नहीं होती ना सर, ओके रिसर्च सर, के लिए। आदित्य सर रुक जाइए, नहीं सर, आप एज अ थोड़ा सा रुक लाइब्रेरियन जाइए सर सर। ऑथेंटिक बुक ही तो मंगवाओगे सर। उज्जवल जी का क्वेश्चन पूरा हो जाने दीजिए। हाँ बताएं। मेरा मेरा जो आंसर है वो रामकिशोर सर देंगे, और मैं बेस्ट की उम्मीद करता हूँ सर, आप आंसर दीजिए सर। यस यस, जैसा कि आपने बोला रिसर्च में हेल्प करना है, तो सबसे पहले लाइब्रेरियन का ड्यूटी है कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, और इंफॉर्मेशन उस तरह की प्रोवाइड करना जो कि ऑथेंटिक हो। तो ऑथेंटिक सोर्स हो और ऑथेंटिक बुक हो, ठीक है। तो बुक कहने का तो सेंस फिजिकल फॉर्म में हो गया, लेकिन डिजिटल सोर्सेस भी बहुत है, जैसे वेब ऑफ साइंस है, स्कोपस है। वहां से हम लोग क्या करते हैं, जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है किसी भी तरह की, वो चीज की जानकारी ढूंढ के दे सकते हैं। और जहाँ तक बात रहा रिसर्च का, तो रिसर्च करने से पहले रिसर्च को जो है ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना पड़ता है। तो वो रिव्यू और लिटरेचर करने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट थीसिस का एनालिसिस करना पड़ेगा, कि जो आप जिस टॉपिक पे करने जा रहे हैं रिसर्च, उससे पहले क्या हो चुका है, अगर हो चुका है तो कितना हो चुका है। तो इसके लिए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में थीसिस सेक्शन होता है, जहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे आप लाइब्रेरी एनालिसिस करेंगे, उस थीसिस को आप रीड करेंगे, और वहाँ पे फिर आप अपने रिसर्च टॉपिक तक आएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अभी रामकिशोर सर ने आंसर दिया, और मैं इसको एक वे में बोल देता हूँ सर। वन वे में कहा जाता है कि जो भी आप शोध कार्य करने जा रहे हैं, लाइब्रेरी एक ऐसा भंडार है सर कि हर एक शोध कार्य का जो आपकी पुस्तकें हैं वहीं एक ही जगह उपलब्ध होती है, और आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए वो लाइब्रेरी है शोध कार्य में बहुत बड़ी मदद करती है सर। जैसा आदित्य राज सर ने बोला था कि इसी क्वेश्चन में कि हमारे पास बुक्स अवेलेबल नहीं है, और मैंने बोला कि गूगल पे हर एक चीज सही नहीं है, लेकिन सर गूगल पे आपके जो ऑथेंटिक साइड है हम उन्हें प्रीफर्ड कर सकते हैं, सिर्फ ओनली फॉर ऑथेंटिक साइड। जैसे कि विकीपीडिया होगा, विकीपीडिया में अभी मैं जो चाहूँ वो चेंजेस कर सकता हूँ, यहाँ बैठे बैठे मैं कहीं का भी डाल सकता हूँ विकीपीडिया में कि हाँ एज मैं अमेरिकन। विकीपीडिया के बारे में हमारे विकास सर बताएंगे। विकीपीडिया में क्या कौन एडिटिंग कर सकता है वो विकास सर बताएंगे। विकीपीडिया में कौन एडिटिंग करता है सर, विकास सर बताएंगे सर, अच्छे से आंसर देंगे सर विकास सर। देखिए कोई भी वेबसाइट जो आजकल ऑथेंटिक डली हुई है, जो दो तरह की वेबसाइट हो रही हैं अभी, एक तो ओपन सोर्स हो रही हैं और एक होती हैं जो प्राइवेट साइट्स हैं। जो प्राइवेट साइट्स है उनमें तो आप कोई एडिटिंग कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर ब्लॉगिंग कहलाती है, ब्लॉगिंग साइट्स कहलाती हैं। लेकिन जो ओपन साइट्स होती हैं वहाँ पे आप अकाउंट बना सकते हैं, और अकाउंट रजिस्टर करते समय अपनी ऑथेंटिकेशन आप ऑथेंटिसिटी आप डाल दीजिए, भाई आप राइटर हैं, कंटेंट राइटर कुछ भी हैं, तो आप उसमें जाके आप कुछ चीजें एडिट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने एडिट किया तो परमानेंट तुरंत ही एडिट हो गया, उसके बाद भी जी सर बिल्कुल सर, प्रोसेसिंग होता है सर विकास सर उसके अंदर, लेकिन सर विकिपीडिया में जो है मैंने एग्जांपल दिया उसमें इजीली हो सकता है सर। विकिपीडिया एक ऐसी है सर, उसमें बड़ी इजीली कर देते हैं सर। एडिटिंग तो हम गूगल की बहुत सारी साइट में करते हैं, वहां पर कुछ सजेशंस होते हैं हम डाल देते हैं वहां पे, लेकिन जब हमारे जैसे कई सारे लोग डालेंगे तब जाके वेरीफाइड होगा, तब जाके वो अपडेट हो जाएगा। वो हमको तो ऐसा दिखता है कि हमने अपडेट कर दिया, बट ऐसे तुरंत अपडेट नहीं होता इतने बड़े सर्वर पे। जब बहुत सारे ग्रुप के लोग उसको एडिट करते हैं तब जाके सर्वर उसे एआई लगा रहता है उसमें, तो उसको लेकिन देखता है विकास सर मैं आपका क्वेश्चन को रोकना चाहूंगा सर। जैसे कि सर जो हमारी साइड है सर, कोई भी साइड है, जैसे कि हमारी साइड किसी भी चीज की साइड है, आपने कहा कि जब बहुत सारे लोग उसे मत देते हैं जब भी होता है सर, मैंने भी यही सुना है। लेकिन सर कई बार हम सर्च करते हैं कुछ जो ऑथेंटिक चीज है वो सर हमें वहां पे गलती मिलती है सर। जो ऑथेंटिक चीज है सर कई बार जैसे कि हम सर कुछ टेस्ट के बारे में करते हैं कि वो टेस्ट कब हुआ, लेकिन सर उसकी हमेशा सर गलत ही आती है इन्फॉर्मेशन। तो सर क्या सर फुल टाइम में जो
देखिए स्टैंड प्रोफेसर जो बैठे हुए हैं सर वो सब थोड़े से गलत करेंगे, तो सर देखिए थोड़ा क्या होता समझाएंगे है सर। कि ये जो साइट्स होती हैं, साइट्स में चीजें गलत मिल सकती, साइट्स ये गारंटी कभी नहीं देती कि हमारी साइट हमारा डेटा सही है, वो बिल्कुल सिर्फ सर, एक नॉलेज का शेयर है। आपको अगर ऑथेंटिक साइट लेनी तो आप एनसीईआरटी की बुक्स में जाइए, गूगल बुक की साइट है, आप बुक्स पढ़िए, मतलब वहां भी आप जाइए तो बुक्स ही पढ़िए। आप डायरेक्ट अगर किसी वेबसाइट कंटेंट पढ़ेंगे तो कोई गारंटी नहीं कि आपको सही डेटा मिलेगा। तो उसके लिए बहुत सारी ई लाइब्रेरीज हैं, जैसे कि आप लोग लाइब्रेरी वाले हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ पे पुस्तकालय के ई लाइब्रेरी है, माई पुस्तक, माई बुक, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। तो वहाँ पे आप जाइए तो और वहाँ भी राइट जैसे जाके विकास सर एक उदाहरण सर नॉलेज बढ़ाएंगे सर आप मेरी, जैसे कि सर हम जो ऑथेंटिक साइट्स होती है सर किसी की, तो सर उस पर सही मिलती होंगी ना सर इन्फॉर्मेशन। क्या आपकी सर बात क्या सुन सर नहीं बोल रहे पा हैं, क्या आप बोले? जैसे सर कोई ऑथेंटिक साइट है सर, जैसे कि ओलंपिक है सर, एक ओलंपिक संघ है आईओसी की ऑथेंटिक साइट है, तो सर वहां पे तो सही मिलेगी ना सर, वहां पे तो इन्फॉर्मेशन। सर मैं वेबसाइट तो एज अ सही नॉलेज मिलेगी। पूछना चाह रहा सर आपसे। कोई भी जितने भी गवर्नमेंट साइट हैं जैसे आपने देखे तो सब में gov.in लगा होगा, वो सारी ऑथेंटिक साइट्स। जी आप सर, वहां जी से सर, जाइए, अगर आपको इंडिया का इंफॉर्मेशन चाहिए वही तो कोई मैं भी बोल तो रहा आप सर, india.gov.in से जाइए, वहां पे तो तो वहां तो सारे ऑथेंटिक मिलेगा ना इन्फॉर्मेशन साइट सर। मिलेगी ना। जी सर, जी सर, हाँ वहाँ ये था ऑथेंटिक सर। मिलेगा। थैंक यू सर। रामकृष्ण सर, मेरा एक क्वेश्चन था सर, लास्ट यस, क्वेश्चन यस। मेरा था। मैं सर ये एसआर रंगनाथन के जन्म के बारे में बताइए सर कुछ। का जन्म 12 अगस्त उनके प्रोफाइल में है, वैसे 9 अगस्त भी माना जाता है, लेकिन जो उनके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें 12 अगस्त 1992 माना गया है। ठीक है, सॉरी 1892। ठीक है। जी जी सर, जी। सर मेरा एक प्रश्न है बट सभी उन्होंने सभी मेन लोगों सर पर उन्होंने तो मेंशन सर 9 अगस्त को ही किया है ना सर, सभी जगह तो उन्होंने नहीं नहीं, मेंशन इसी को किया है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में 12 अगस्त है, इसीलिए अपने यहाँ लाइब्रेरियन डे भी 12 अगस्त को मनाया जाता है। मेरा एक प्रश्न है सभी लोगों से, ओके सर, वही बताना चाहता इसीलिए कि आप मुझे बताइए कि शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो किस सूची का विषय है? संघ या संवर्ती या फिर राज्य सूची? कौन 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 सर? जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो किस सूची का विषय है? संघ सूची या राज्य सूची या फिर संवर्ती सूची? समवर्ती समवर्ती सूची होगा सर। समवर्ती सूची का विषय है सर। एजुकेशन बोले सर, कोई बच्चा लाइब्रेरी में चेयर तोड़ के चला गया तो आप क्या एक्शन लोगे? एजुकेशन समवर्ती सूची का विषय है सर। अच्छा, इसे कब ऐड किया गया? इसे संवर्ती सूची में कब डाला गया है? सर 42वां संविधान संशोधन 1976। उसके पहले ये राज्य सूची का विषय था या फिर संघ सूची का? संघ सूची का विषय। कब बोली मैम, कब इसको डाला गया? सर 42वां संविधान संशोधन 1976। 5 विषय ऐसे थे जिनको फिर संवर्ती सूची में डाला गया था उस समय, जिसमें शिक्षा था, वन क्षेत्र था, नाप तौल था, ऐसे करके 5 विभाग थे जिनको फिर संवर्ती सूची में डाला उस समय 1976 जी। Since it is hardly 1 minute 20 seconds left, especially our dynamic people are here like Nisha, Kiran और maybe Jyoti, और अगर बॉयज में अगर कहूँ तो आप में से कोई भी हो सकते हैं। अगर कुछ आप सुनाना चाहें, कुछ लाइंस, किरण आप सुनाओगी? आप कुछ पॉइंट्स, कुछ दोहे? विकास सर से आज सुनना चाहेंगे सर, कोई श्लोक विकास भाई आप सुनाओ यार, विकास शास्त्री बहुत दिन हो गए हैं, थोड़ा जल्दी कर दो विकास, 50 सेकंड्स रह गए हैं। चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकीर्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं डिं डिं डिमकतडिम्बडिम्बडमरुं पादौ पुरौ फुं फुं फुमकतसर्पजालहृदयं घं घं च घण्टाज्वरं भं भं भमकत भं भं